दोस्तों मुझे लगता है कि जो पहली सीरीज थी बैंकिंग मास्टर क्लास की, उसके जरिए आप सबके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे कमेंट्स मुझे उस वीडियो में मिले। अगर जिस वीडियो की बात कर रहा हूं ये ऊपर देख सकते हो, ये वीडियो है, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। इस वीडियो में काफी सारे कमेंट्स मिले थे जिसमें बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने लिखा था कि सर बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो ये बैंकिंग मास्टर क्लास का फर्स्ट सीरीज था। तो आज हम शुरू करेंगे बैंकिंग मास्टर क्लास की सेकेंड सीरीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप सबको समझाने वाला हूं। पूरी कोशिश करूंगा कि फिर से इजी तरीके से, इजी स्टाइल में आप सबको समझाऊं, एग्जाम्पल के जरिए आप सब तक सारी चीजें पहुंचाऊं। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों, ये है आपका बैंकिंग मास्टर क्लास का सेकंड सीरीज। आज हम समझने वाले हैं आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बैंकर या फिर बोल सकते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। या तो आप सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं प्राइवेट बैंक्स में अपना करियर देख रहे हो, करियर बना चुके हो, तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों फिर से बोलूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, BFSI अड्डा 24/7। अगर किसी और चैनल में है तो यहां पे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी अलग अलग चीजें हम लाते रहते हैं। बेसिक फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब कुछ हम यहां पे आपको लाके प्रेजेंट करते हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों पहले ये ऊपर जो वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को जाके देखिए। ये फर्स्ट सीरीज थी जो हमने ऑलरेडी बना रखा है। आज सेकंड सीरीज है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हो पीछे एक स्क्रीन है जहां पे मैंने लिखा है प्रॉपर कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का क्या एग्जैक्टली होता है, क्या क्या आप इस वीडियो में समझोगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, उसके जो टूल्स हैं लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, बैंक रेट, MSF, LAF और MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सारी चीजें क्या होती है ये हम आज सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली होता क्या है। आरबीआई का वो सेट ऑफ एक्शन जो इकोनॉमी के पैसे और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो आरबीआई के जरिए किया जाता है। आरबीआई का एक एक्शन है, एक स्टेप है जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर इकोनॉमी में जो भी पैसे हैं, जो भी पैसे सर्कुलेट हैं और जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। पैसे की सप्लाई कंट्रोल करना, इसका कुछ हम 3 पार्ट में समझेंगे। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों, इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे। पैसे की सप्लाई कंट्रोल करना, जिसमें आता है आरबीआई डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होना है। इसका जो गोल है वो ये होता है कि इकोनॉमी में पैसा ना तो कम हो जाए और ना ही बहुत ज्यादा हो जाए। इंटरेस्ट रेट को भी मैनेज करना, सेकेंड पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट को भी मैनेज करना। इसमें क्या होता है दोस्तों, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करती है जो कि लोन लेने और डिपॉजिट्स करने की कॉस्ट को इफेक्ट करता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, मतलब महंगाई को कंट्रोल करना। जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ताकि जो बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग मतलब लोन लेने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए। जब प्राइस बहुत लो होता है यानी कि डिफ्लेशन, यानी कि जब बहुत चीजें सस्ती हो जाती है, तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है ताकि बोरोइंग और स्पेंडिंग दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं। अक्सर सुना होगा, जैसे मैंने यहां पे बताया, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, ये सारी चीजें समझेंगे हम यहां पे। शुरू करते हैं रेपो रेट से। तो रेपो रेट क्या है एग्जैक्टली? ये वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंक को पैसा उधार देती है। आरबीआई अगर आपने पहली बार, आई एम श्योर दोस्तों पहली बार तो नहीं सुना होगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर बैंक का एक बैंक होता है, हर सरकार का एक बैंक होता है जो कि इंडिया का, देश का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। कोई भी दुविधा होगी, कोई भी दिक्कत होगी, लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं आरबीआई से। दैट्स अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या है रेपो रेट? ये वो रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग बैंक्स को पैसे उधार देती है। कैसे काम करता है ये समझिएगा। जब रेपो रेट कम होता है
बैंक्स को सस्ता पैसा मिलता है तो वो अपनी लेंडिंग रेट्स यानी कि लोन देने का जो रेट है उसको भी कम कर देते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो उधार लेना महंगा हो जाता है। जो आप लोन लेते हो, लोन क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, पूरा आपके रेपो रेट पे डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अब एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, अगर रेपो रेट दोस्तों 4% है तो आरबीआई इसे 6% कर देती है, तो बैंक के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाएगा। इससे बैंक्स अपने लोन के जो रेट हैं, लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उसे भी बढ़ा सकती है, जो कस्टमर के लिए काफी महंगा साबित होता है। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा पॉइंट, अब आप यहां पे देख सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या है, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है, ये रेट है जिस पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक से पैसा उधार लेती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, अलग अलग जो बैंक्स होते हैं, उनसे पैसे उधार लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपका रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट का जस्ट उल्टा। रेपो रेट में पैसा देती है आरबीआई बैंक्स को, रिवर्स रेट रेपो रेट में पैसा लेती है, उधार लेती है। क्यों ऐसा काम क्यों किया जाता है? जब रिवर्स रेपो रेट हाई होता है, समझिएगा, जब रिवर्स रेपो रेट हाई होता है तब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है। जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हाई हो गया, इसका मतलब बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है। अगर रिवर्स रेपो रेट लो होता है तो बैंक्स ज्यादा पैसा लेंड करती है, यानी उधार देती है। एग्जांपल के तौर पे अगर रिवर्स रेपो रेट 3% है तो बैंक अपना एक्स्ट्रा फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगी। अगर ये रेट 2% हो जाए तो बैंक ज्यादा पैसा मार्केट में लेंड करेगी, यानी लोन देगी, जिसकी वजह से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट समझते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा अगेन आपने सुना होगा, काफी ज्यादा सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। क्या है सीआरआर एग्जैक्टली? ये वो परसेंटेज है जो बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का, बैंक्स को उनके जितने भी, एक अगर बैंक की बात करें, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक की अगर बात करूं, उनका जितना भी डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का आरबीआई के पास उनको कुछ परसेंट रिजर्व रखना होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये वो परसेंटेज होता है जो बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास कुछ रिजर्व रखती है, उसी को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब क्या होता है अगर सीआरआर बढ़ जाए? कैश रिजर्व रेशियो बढ़ने से दोस्तों बैंक्स के पास कम पैसा होता है लेंड करने के लिए, लोन देने के लिए, राइट? अगर सीआरआर कम करने से बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाता है। आइए एग्जांपल समझते हैं। सीआरआर अगर 5% है तो बैंक 100 करोड़ डिपॉजिट, मान लीजिए 100 करोड़ डिपॉजिट्स है, 100 करोड़ डिपॉजिट्स में से 5 करोड़ आरबीआई के पास रिजर्व रखेगी और 95 करोड़ रुपए जो होगा वो लेंड करेगी, वो उधार देगी कस्टमर्स को। अगर वहीं सीआरआर 6% हो जाए तो 6 करोड़ रिजर्व रखना पड़ेगा और 94 करोड़ लेंड करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक बैंक का इन टर्म्स ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है ये एग्जैक्टली? ये परसेंटेज है जो बैंक्स को अपने लायबिलिटीज को लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना पड़ता है। क्या? ये एक ऐसा परसेंटेज है, एक पर्टिकुलर परसेंट जो बैंक अपने लायबिलिटीज, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके पास आज है लेकिन बाद में उनको देना है उनके कस्टमर को, तो लायबिलिटीज को लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना पड़ता है, एक ऐसा परसेंटेज। ये होता है आपका एसएलआर। ये क्या एग्जैक्टली? एसएलआर कम ज्यादा होता है तो क्या होगा, क्या इंपैक्ट होगा, समझते हैं। एसएलआर बढ़ने से बैंक्स को ज्यादा लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जो उधार देते समय कम करता है, लेंडिंग कम करता है। एसएलआर कम करने से बैंक ज्यादा लेंड कर सकती है, ज्यादा उधार दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर अगर 20% है तो बैंक 100 करोड़ लायबिलिटीज में से 20 करोड़ जो होगा वो लिक्विड एसेट्स में रखेगी। ये हर बैंक को जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, सबको ये फॉलो करना होता है। जो भी इनका एसएलआर 20% अगर है तो 100 करोड़ की लायबिलिटीज में से 20% लिक्विड एसेट्स में होना है, रखना होता है। अगर वहीं पे एसएलआर 22% हो जाए तो 22 करोड़ रुपए लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ेगा और लेंडिंग कम होगी।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बहुत सुना है आपने, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या है ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ये बेसिकली सरकार की तरफ से कुछ किया जाता है कुछ प्रोसेस होता है। क्या होता है समझते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना, जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करके आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करते हैं, यही होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी फिर से समझिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल करके आरबीआई मार्केट में ना लिक्विडिटी मैनेज करती है, तो वही होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स बाय करना से मार्केट में पैसा आता है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कोई भी बॉन्ड्स अगर आप खरीदते हैं तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा। बॉन्ड सेल करने से क्या होगा, बॉन्ड सेल करने से जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनको अगर सेल करेंगे तो मार्केट से पैसा निकलता है। आपने सुना होगा हर 3 महीने में आपकी एक क्वार्टर मीटिंग होती है आरबीआई की हर एक बैंक के साथ। दैट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठाई जाती है, डिस्कशन होता है। ये एक कमेटी है जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस करना है, कौन से टूल्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना है, ये सारा डिसीजन लिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जरिए। राइट, अब ये काम कैसे करता है? मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है और इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है ताकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ टारगेट मीट किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन हाई देख रही है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लग रहा है कि महंगाई का जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो रेपो रेट बढ़ा सकती है ताकि बोरोइंग कॉस्ट बढ़े और डिमांड कंट्रोल हो जाए। ये जरूरी क्यों है दोस्तों? 3 पॉइंट में समझेंगे ये जरूरी क्यों है। पहला जो है वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिस्कशन करती है, जो कमेटी बैठाई जाती है, वो जरूरी क्यों है? पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये पॉलिसीज इन्फ्लेशन को मैनेज करने में हेल्प करती है ताकि प्राइस स्टेबल रहे। दूसरा है आपका पॉइंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक शॉक और इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है। एंड तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। प्रॉपर लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए, ताकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्मूथली ऑपरेट कर सकें। यह एक सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा एक रीजन और है, बेसिकली 4 रीजन है। ग्रोथ फैसिलिटेशन भी होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये आपका पूरा मॉनेटरी पॉलिसी रहा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर समझिएगा अच्छे से। मैंने कोशिश किया है ईजी भाषा, ईजी तरीके में प्रेजेंट करने की। आप इसका नोट्स बनाइए, जो भी मैंने बताया है उसका नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपने, ये तो आपको बैंकिंग पार्ट है, अगर आप बैंक पार्ट से नहीं हैं तो आपको बिजनेस आइडियाज या बिजनेस टर्म्स समझने हैं, तो हमारा ये आप देख सकते हो दोस्तों, एक शार्क टैंक का हमारा प्रॉपर एक सीरीज, 3 वीडियोस की सीरीज थी। ऊपर देख सकते हो, ऊपर आपको लिंक भी दिया होगा, ऊपर वीडियो दिख रहा होगा। शार्क टैंक के शो में जितने भी टर्म यूज किए जाते हैं उन पे मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाया है, तो बहुत बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए। जो भी आपका डाउट है, जो भी आप हो सकता है कुछ और सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। किस तरह की सीरीज मैं लेकर आऊं, डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगा। हमारा काम है आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना और अवेयर कराना। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। और फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं या कहीं और देख रहे हैं तो BFSI अड्डा 24/7 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेहद इंपॉर्टेंट और